हेलो गाइस। तो गाइस हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में, ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स का नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आपका हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं, अब नया टॉपिक है हीट कैपेसिटी। यहां से आपका सवाल भी बनेगा। हीट कैपेसिटी हम देखेंगे। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। इससे पहले हम एंथैल्पी वगैरह देखे हैं। तो हीट कैपेसिटी हम डिनोट करते हैं सी में, कैपिटल सी में। ठीक है, हीट कैपेसिटी हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी में। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होता है लिखें ना। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट लिख दो पहले इसका डेफिनेशन, फिर हम अच्छे से क्लियर होंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर, जो आप किताब में लिखा है, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, टू रेज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम लिख सकते हो, ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो सिस्टम का वर्ड यूज होना बहुत जरूरी है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यानी कितना अमाउंट हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये चीज को समझना अच्छे से। यानी हीट कैपेसिटी क्या बोलता है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं dt। ये चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हीट कैपेसिटी का। ध्यान सुनना, कोई एक सिस्टम है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है मान लो T1। अब अगर यहां पर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस दे दिया या तो फिर 1 केल्विन दे दिया, तो सिस्टम नया सिस्टम हो जाएगा, यानी हीट एब्जॉर्ब होगा। तो क्या बोला है कि 1 डिग्री सेल्सियस, ये आपका सिस्टम 1, ये सिस्टम 2। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस देते हो कोई भी सिस्टम को हीट, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हो, तो जितना हीट आपका रिक्वायर्ड होता है उसको आप क्या बोलते हो, वो सिस्टम का हीट कैपेसिटी, ये सिस्टम का हीट कैपेसिटी बोलते हो। ये dt मतलब स्मॉल चेंजेस टेम्परेचर, T1 से गया T2। ठीक है, स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल है, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। यहां से आप Q भी हीट भी निकाल सकते हो। अगर हीट निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दो, C इंटू dt कर दो। ठीक है, टॉपिक याद रखना, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है इसका यूनिट भी। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, गौर से देखना। Q मतलब हीट होता है, केल्विन में लोगे या फिर डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो। और Q मतलब हीट आपका जूल में आता है ना, हीट जूल आएगा। और dt मतलब टेम्परेचर आपका केल्विन, यानी जूल पर केल्विन इसका यूनिट हो गया। आप चाहो तो इसको जूल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। क्लियर बात, समझ में आ गया। हीट कैपेसिटी क्या होता है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। बहुत ही सिंपल सा बात है। चलिए, अब आता है एक टॉपिक किताब में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। ये तो हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक वर्ड आ गया, यानी कुछ स्पेसिफिक होगा, कुछ स्पेसिफिक होगा। चलिए अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मिटा दें इसको, फॉर्मूला याद हो गया। चलिए अब यहाँ पर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक आएगा, जो कि आपका बोर्ड में पूछ लेता है, रिलेशनशिप बिटवीन Cp और Cv। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी C लिख दे रहा हूँ, स्पेसिफिक। चलो पूरा लिख देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल c में डिनोट करते हैं या तो फिर s में डिनोट कर सकते हो, स्मॉल s में। ठीक है,
यहाँ पर कुछ नहीं, डेफिनेशन वही का वही है होगा, बस यहाँ पर स्पेसिफिक लगा दिया, मतलब एक स्पेसिफिक उसका वॉल्यूम एक स्पेसिफिक होगा, है ना, मास उसका स्पेसिफिक यानी पर यूनिट मास होगा यहाँ पर बस। यानी हम कह सकते हैं ना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द TEMP लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय the temperature of amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 unit mass टेम्परेचर ऑफ, ऐसे लिखो टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास लिखो, टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन लिख दो, ठीक रहेगा। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास, मतलब एक यूनिट मास में, यानी एक यूनिट में मास यानी 1 ग्राम 2 ग्राम एक यूनिट होगा, पर एक यूनिट मास में अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन हीट देते हैं तो कितना हीट एब्जॉर्ब होता है, वही चीज होता है। ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट, यानी स्पेसिफिक हीट क्या बोलता है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय मास, यूनिट मास, और ये आपका टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस यूनिट मास में जितना हीट रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल होगा ये भाई, स्मॉल लिखना है। ठीक है, अब चाहो तो इसको ए से भी लिख सकते हो, देखो Q बाई डेल्टा टी और डी टी इसको लिख दो। Q बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी कैपिटल सी यानी C बाई एम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसको अगर आप यहाँ से Q निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा, Q निकालोगे तो M डी टी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट देख लो, इसका यूनिट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, सॉरी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है जूल पर केल्विन, उसका यूनिट होता है। मास हम किस में लेंगे भाई, मास ग्राम में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे, ग्राम में ले जाएंगे यूनिट मास, तो जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्लियर बात, पूरा क्लियर। ये ग्राम में लिया हूं, आप चाहो तो केजी में ले सकते हैं यूनिट मास, है ना, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बोल दिया है। अब आता है मोलार हीट कैपेसिटी। क्या आता है, मोलार, बस इसको मोलार कर दो, मोलार हीट कैपेसिटी। तो ये भी वही होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, मोलार आ गया यानी मोल कॉन्सेप्ट आ गया, तो यहां पर लिखना है आपको 1 मोल, यानी 1 मोल गैस होगा, है ना, जो भी आपका सिस्टम है, 1 मोल बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बस मोल लगा देना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पर n लगा सकते हो, n लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मोल लगा दो यानी n लगा दो, n मतलब नंबर ऑफ मोल होगा, है ना, 1 मोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m जगह पर n हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा C बाई n हो जाएगा, है ना। तो यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम जगह पर क्या हो जाएगा भाई, ग्राम जगह पर मोल हो जाएगा, सिंपल सा बात है, मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राम जगह पर ये यूनिट चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, क्लियर बात, पूरा समझ में आ गया, इतना तक बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी कह लो। अब देखेंगे हीट कैपेसिटी कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना। चलिए, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ
हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वैसे दो प्रकार होता है, एक होता है हीट कैपेसिटी, ध्यान सुनना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम CV में डिनोट करते हैं भाई। दूसरा होता है हीट कांस्टेंट, नोट करना, हीट कांस्टेंट एट क्या, सॉरी हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दो तरह का हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी हो सकता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे। अब दोनों का हम थोड़ा रिजल्ट देखते हैं कि CV का वैल्यू कितना होता है, CP का वैल्यू कितना होता है। तो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तरफ जाना है, तो भाई ध्यान से सुनना। तो मुझे पहले बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हीट जो होता है du ऑफ प्लस PdV के साथ बराबर होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद करो। हम अभी पढ़े जो हीट कैपेसिटी होता है Q/dt होता है। तो अगर मैं Q निकालूंगा तो क्या कर सकता हूँ, D × T कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी बताया। यानी यहाँ पर हो गया du प्लस PdV हो गया। अब अगर मैं हीट कैपेसिटी को रख दूँ, C को रख दिया, dt को फेंका उधर, तो du प्लस PdV नीचे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt। अब हम इसको ना कैपिटल T कर देते हैं, ठीक रहेगा। स्मॉल टी कर सकते हो, कैपिटल T कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैपिटल कर रहे हो तो यहाँ पर डेल्टा दे दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, चलेगा, नहीं तो स्मॉल d लिख दो, स्मॉल d आपका कैपिटल T बस कर दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एट कांस्टेंट अगर देखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, अगर वॉल्यूम को हम सिस्टम का वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं, यानी आपका dV चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये टर्म अगर 0 हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी CV लिख दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, du प्लस क्या हो गया, dt, वो भी किसमें ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डिनोट करने का, लिखने का तरीका ये होता है ना। यानी CV का जो फॉर्मूला आपको मिला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ गया। तो ये हमको मिला CV का वैल्यू, यानी CV का फॉर्मूला कह सकते हो, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का डेरिवेशन, ठीक है, प्रूव करेंगे, मतलब निकालेंगे फॉर्मूला उसका क्या होगा। चलिए, ये जो स्टेप ना, इसको थोड़ा करना याद रखना। अब हम इसको यूज करेंगे, इसको मिटा दिया, इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए। देखो, अब देखो हम अब वॉल्यूम को 0 के यानी कांस्टेंट वॉल्यूम देखें। अब हम कांस्टेंट प्रेशर का बात करेंगे, तो अगर ये टर्म को अगर देखोगे, देखो ये टर्म को देखो, अगर मैं यहाँ पर CP लगा दिया, du प्लस PdV बाई क्या है भाई, आपका dt है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CP ऐसे लिख सकता हूँ, du बाई dt का P कांस्टेंट प्रेशर और P dV, P तो कांस्टेंट है तो P को मैं आगे रख दिया, dV बाई क्या हो गया, dt हो गया, इसका P। इतना दूर तक पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। अब मैं इसको इक्वेशन बना दिया, 1 बना दिया, ठीक, इतना दूर तक पूरा क्लियर है। चलिए, हम क्या जानते हैं, एंथैल्पी का फॉर्मूला ना H = U प्लस P भी होता है। अब यहाँ पर आप डेरिवेटिव करो, अगर नहीं आता है तो थोड़ा याद कर लो, डेरिवेटिव कर दो विथ रेस्पेक्ट टू किसमें ना, T, टेम्परेचर रेस्पेक्ट में, ये दोनों तरफ डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा dH/dt
और इधर डी लगाते हैं भाई डेरिवेटिव में, डी यू अपन नीचे लगेगा डी टी। विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो नीचे डी टी लिखना पड़ेगा। पी कांस्टेंट है आगे रहेगा, भी का डी भी अपन डी टी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। इसको इक्वेशन में 2 दे दिया, इक्वेशन 2 दे दिया, क्या दे दिया 2 दे दिया। एट कांस्टेंट लिख दो यहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पी में, तो यहाँ पर पी लगा दो, यहाँ पर पी लगा दो, यहाँ पर पी लगा दो, कांस्टेंट प्रेशर, नीचे छोटा पी लिखना है। अब गौर से अगर देखोगे इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान सुनना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गौर से देखोगे तो राइट वाला टर्म जो है इक्वल है, ये वाला इक्वल है। अगर ये वाला इक्वल है तो ये वाला भी इक्वल होगा, तो हमको मिल गया Cp का जो वैल्यू है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गया, 2 डेरिवेशन समझ में आ गया। Cv का मिला du अपन dt, Cp का मिला dh अपन dt। इसको क्या, इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हो ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका फॉर्मूला है Cp का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए क्लियर बात, दोनों का वैल्यू याद हो गया। Cv का वैल्यू हमको मिला कितना ना, du अपॉन dt, ये मिला। चलो अब ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है वो हम देखेंगे, और रिलेशन बिटवीन Cp और Cv जो कि आपका पूछता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv पूछ लेता है। ध्यान सुनना, मिटा दें, हो गया, चलिए लिख लें, इतना लिख लो, इतना दिख रहा है, बहुत बढ़िया, लिखें। बोर्ड में तो आपका ये पूछता है कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। अरे भाई देखो, हीट कैपेसिटी टाइप्स पूछेगा या तो फिर स्पेसिफिक हीट और मोलार हीट कैपेसिटी पूछेगा, तो ये 2 टाइप्स होगा, वही चीज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Cp और Cv का रिलेशन क्या है, अब हम इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे। चलिए लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ये दोनों में अंतर क्या है और रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, देखो अगर ये दोनों का अगर मैं अंतर लिखूंगा यानी डिफरेंस लिखूंगा, यानी Cp माइनस Cv अगर मैं करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, Cp का वैल्यू हमको मिला क्या, dH अपॉन dt का P माइनस Cv का du बाई dt, इसका नीचे कांस्टेंट वॉल्यूम भी ये मिला। ठीक है, इतना दूर तक पूरा क्लियर है। और हम जानते हैं, बट हम जानते हैं कि H इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है, H इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है। देखो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, कर चालू तो हो गया है। ठीक है, अब निकलेगा आपका रिजल्ट कि रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv का क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। अब हम ये भी जानते हैं, फॉर, ध्यान सुनना, आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस में हम जानते हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होता है nRT के साथ बराबर होता है। ठीक है, यानी PV जगह पर क्या मैं nRT लिख सकता हूं, H इक्वल टू यू प्लस PV जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, nRT लिख सकता हूं। PV जगह पर क्या लिख सकता हूं, nRT लिख सकता हूं। अब मैं इसको डेरिवेटिव किया, फिर डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू T किया, विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल T टेम्परेचर, तो क्या होगा भाई, वही DH अपॉन क्या लिखोगे, DT इक्वल टू DU अपॉन DT प्लस NR तो कांस्टेंट होगा, तो NR आगे आ गया DT अपॉन
dt। t को डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। चलो यहां पर कर लेता हूं। अब देखो ये कट गया, 1 हो गया ना, यानी dh अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया, du अपॉन dt प्लस nr हो गया। क्या हो गया, nr हो गया। यानी dh अपॉन dt आपका होता है cp और ये होता है cv प्लस nr। अब cp माइनस cv इक्वल टू nr मिल गया। क्या मिल गया, nr। तो ये रिलेशन हमको मिल गया ना। cp माइनस cv जो होता है दोनों का डिफरेंस nr के साथ बराबर होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स होता है। r आपका गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 8.314, आपको मालूम है, ठीक है। अब देखो n आपका नंबर ऑफ मोल्स है, अगर n जगह पर 1 मोल है तो 1 लिख दो, यानी Cp माइनस, अगर यहाँ पर इफ n इक्वल टू 1 बिठाओगे, नंबर ऑफ मोल्स 1 होगा, तो Cp माइनस Cv का जो वैल्यू होगा गैस कांस्टेंट के साथ बराबर हो जाएगा, है ना। इतना दूर तक पर क्लियर है बात, पूरा क्लियर। चलिए लिख लें इतना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ हीट कैपेसिटी का कहानी। और कुछ नहीं भाई, हीट कैपेसिटी इतना बस हो गया। चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से सवाल बनेगा बहुत कम, अब आपका आगे बहुत बनेगा सवाल। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वहाँ से बनेगा सवाल। चलिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शन दो प्रकार, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक कह सकते हो। थर्मोडायनेमिक केस में एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक हम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ना, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज हो, यानी इवॉल्व हो, हीट रिलीज होता है। यहां पर क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है ना, और रिलीज की जगह पर आप इवॉल्व भी लिख सकते हो, ठीक है, रिलीज होता है। चलो भाई मैं हिंदी में लिख दिया, आप ऐसे लिख सकते हो रिएक्शंस इन व्हिच हीट रिलीज्ड, ठीक है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है। रिएक्शन जब होता है, प्रोडक्ट जब बनता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो हीट रिलीज होता है। जैसे इसका बहुत सारा एग्जाम्पल में लिख के लाया हूं। कार्बन के साथ अगर हम लिख देते हैं O2, है ना, कार्बन के साथ अगर हमें O2 ऐड कर दिया, ये रिएक्शन बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में। अब जब हीट रिलीज होता है कोई रिएक्शन में, तब कितना एनर्जी रिलीज हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हुआ, उसको हम प्लस में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, प्लस में। तो इसका 393.3 और 5 समथिंग होता है किलो जूल, तो हम प्लस में दिखाते हैं। किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ये प्लस क्यों दिए हैं, क्योंकि इतना एनर्जी रिलीज हुआ, है ना। जैसे मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस मिल के बनाया पानी लिक्विड। यहाँ पर बनता है आपका एनर्जी जो इवॉल्व होता है 285.5 किलो जूल। क्लियर बात, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। और भी एग्जांपल होगा, N2 गैस प्लस टू NH2
सॉरी 3H2 लिख दो, 3H2 यानी 6 हाइड्रोजन मिल के बनाता है क्या, आपका 2 एमोनिया बनाता है गैसेस फॉर्म में। ये एनर्जी रिलीज करता है कितना ना 92.4 किलो जूल रिलीज करता है। ये होता है आपका क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा ये रिएक्शन में हम एंथैल्पी का टर्म देखते हैं क्या होता है। जब रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है तो एंथैल्पी क्या होता है, प्लस होता है ना माइनस होता है, वो थोड़ा हम देखते हैं। अब देखो जैसे मैं बताया, देखो कोई आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका अगर हम एंथैल्पी निकालते तो क्या करते हैं ना, चेंज ऑफ एंथैल्पी, पहले तो प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी करते थे। इसी प्रकार ध्यान सुनना, जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो आपका HR होता है यानी एंथैल्पी ऑफ, ध्यान सुनना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है ये ग्रेटर देन होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का जो एंथैल्पी होता है ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा आपका डेल्टा H क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए कई रिएक्शन में ये प्लस ना दे के यहाँ पर ऐसे कमा देते हैं और लिखते हैं डेल्टा H इक्वल टू -393.5 किलो जूल। अगर प्लस दिया है तो भाई एक्सोथर्मिक है, ध्यान सुनना, प्लस दिया है तो भी एक्सोथर्मिक है, और कॉमा दिया है डेल्टा H इक्वल टू इतना दिया है तो भी ये आपका एक्सोथर्मिक है। समझ में आ गया। ठीक है, से इसका कितना लिखोगे भाई, यहाँ पर साइड में लिख दो। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा H इक्वल टू -285 किलो जूल, यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू -92.4 किलो जूल। ठीक है, क्लियर बात दिख रहा है, पूरा क्लियर, क्लियर बात। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। प्लस दिया है तो भी एक्सोथर्मिक समझना, और प्लस ये नहीं दिया है कमा दे के ये डेल्टा H इक्वल टू इतना वैल्यू दिया है तो भी एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक तो ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, हीट आपका एब्जॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक में जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है वो आपका हीट क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। ये रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो माइनस देते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन N2 प्लस अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो 2NO मिल जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा प्लस 180.7 किलो जूल, इतना एब्जॉर्ब होता है भाई। ये माइनस से लिखने का तरीका होता है कि एब्जॉर्ब हुआ। अब डेल्टा H जगह पर लिखोगे क्या, प्लस लिखोगे, प्लस 180.7 किलो जूल होगा। अब प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखना एंडोथर्मिक में आपका जो रिएक्टेंट का एंथैल्पी होता है वो आपका लेस देन होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली आपका डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा H इक्वल टू, देखो अभी मैं बताया ना डेल्टा H इक्वल टू HP माइनस HR। अरे भाई अगर ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ा से छोटा कटेगा तो बड़ा ही मिलेगा, यानी पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लिखना, लिख दो। कार्बन सॉलिड के साथ मिल गया पानी, क्या मिल गया, पानी मिल गया, और मिला CO कार्बन मोनोऑक्साइड सॉलिड और H2 गैस मिला। ठीक है, अब यहाँ पर -131.4 किलो जूल या तो फिर डेल्टा H इक्वल टू प्लस 131.4 किलो जूल लिख सकते हो। और एक ठो लिख दो हाइड्रोजन आयोडाइड वाला, H2 गैस प्लस I2
ठीक है, ये दोनों मिला 2HI मिला, ठीक है, 2HI मिला, और इसका जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा 52.5 किलो जूल। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो डेल्टा H इक्वल टू -52.5 किलो जूल। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या समझ में आया भाई? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ में आ गया। एंडोथर्मिक में क्या ना, जब आप रिएक्शन लिखते हो तो यहाँ पर माइनस देते हो, हीट एब्जॉर्ब होता है तो माइनस देते हो। अगर ये कई बार ये नहीं देता है, ये देता है, तो भी समझ जाना प्लस है, मतलब एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, पूरा क्लियर है? प्लस है एंडोथर्मिक, प्लस है एंडोथर्मिक। क्लियर? तो ये थोड़ा बहुत एग्जाम्पल सब समझ लेना, ठीक, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो ये छोटा लेक्चर था। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा जहां पर हम टाइप्स ऑफ एंथैल्पी देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ वो लेक्चर आपका 1 घंटा के करीब, 1 घंटा 1.5 घंटा के करीब हो जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा देखने को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं गाइस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।